कम बनेगा, प्लस एक बात और होगा, उनमें एसकेटी प्रोडक्ट तो कम बनता ही बनता है, उनका जो आपका फिजियोलॉजी है या जो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें ढेर सारे जो आपके एसकेटी प्रोडक्ट्स हैं उनका दोबारा वो उपयोग कर लेते हैं। अर्थात जो एसकेटी प्रोडक्ट होता है और उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। जैसे आपका जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन का जो एसकेटी वेस्ट है वो आपका CO2 है, और CO2 जो है ना उनमें क्या करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कल हम लोग पढ़े थे, एक्सक्रीशन देख रहे थे, 6 जो था ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर था किसका, एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंससनेस या रिस्पॉन्सिवनेस या इरेटिबिलिटी। क्या है भाई कंससनेस या रिस्पॉन्सिवनेस या इरेटिबिलिटी? देखो, जवाब देना, जो भी आपको बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, जो भी आपके साथ बाहर से कोई समस्या आ रहा है उसका अगर हम जवाब देते हैं तो इसको कहते हैं क्या बाबू, इसको कहते हैं कंससनेस। ठीक है, ये जो कंससनेस है, ये जो कंससनेस है वो आपका सब में नहीं पाया जाता, खास करके प्लांट्स में तो न के बराबर होता है, होता ही नहीं है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें कंससनेस पाया जाता है, और एनिमल में भी कंससनेस जो है ना सबसे ज्यादा अगर किसी में पाया जाता है तो कौन है, मनुष्य में पाया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि कंससनेस से आखिर होता क्या था, या क्यों कंससनेस को जो है ना सबसे एडवांस में एक कैरेक्टर माना जाता है। देखो, रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन देना है, और जो रिएक्शन होगा आपका वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्टिमुलस है, जो हमको वातावरण में, एनवायरमेंट में जो आपका परिवर्तन है उसके लिए वो एक्यूरेट हो। नहीं तो जो कंससनेस अगर उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, हम जो है वहां पर असफल हो जाएंगे या हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको कंससनेस का बताते हैं, तब जो है ना कंससनेस पर आएंगे, पढ़ने पर आएंगे। कंससनेस का एक एग्जाम्पल समझ लो, मान लेते हैं किसी के जो है ना हम किसी के यहाँ कोई शादी का कार्यक्रम है, उसमें हम गए हैं और वहां पर जाकर हम क्या करें, रोना शुरू कर दें। वहां पर स्टिमुलस क्या है, बाजा बज रहा है, वहां पर स्टिमुलस क्या है, पंडाल लगा हुआ है, वहां पर स्टिमुलस क्या है, पूरा का पूरा खाना पीना का व्यवस्था है, लोग तरह तरह के नए कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, वो तरह तरह का क्रीम और सेंट लगाए हुए हैं और सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं, शादी का बात है, और हम वहां पर जाकर रोना शुरू कर दें, ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, वहां का जो स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स है। तो लोग जरूर पूछेंगे क्या हुआ। अगर ये बोलेंगे कि शादी हो रहा है इसलिए हो रहे हैं, तो सोचो क्या होगा, इतना 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 ज्यादा आपको फिर रिस्पॉन्स उधर से मिलेगा, मतलब लपड़ तपड़ मिलेगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये आपको मदद किया वहां पर या फिर क्या हुआ, समस्या उत्पन्न कर दिया। मतलब कंससनेस जो है हमको क्या करता है, किसी इन्वायरमेंट में बचने के लायक बनाता है या आपको वहां पर एडेप्ट करवाता है। अब आप देखे होंगे कई बार पिक्चर में, या ऐसे भी देखते होंगे पिक्चर में, माने कहीं पर जो है कोई, कहीं पर क्या है लाश पड़ा हुआ है या फिर जो है मरनी हो गया, मर गए लोग, और वहां पर जाके हंसना शुरू कर देंगे, वहां पर जो है ना रंगीन कपड़ा पहन के पहुंच जाएंगे और पूरा सेंट मार के एकदम पूरा एकदम नाचेंगे। तो सामने वाला क्या करेगा, बाकी लोग जो है ना आपको भी मार के बगल में लेटा देगा वहां पर। तो ये कंससनेस का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स देना, किसी इन्वायरमेंट का, वातावरण का जवाब देना। अब वो जवाब जितना बढ़िया आप दोगे उतना बढ़िया आपका एडेप्टेशन होगा। ठीक है, तो ये केवल और केवल देखा गया कि ह्यूमन बीइंग में ही होता है, बाकी एनिमल्स में नहीं होता है। अब आपके मन में आएगा कि ह्यूमन बीइंग ही क्यों दे पाता है, तो देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो आपका विकसित होता है हम लोगों में, आपका डेवलप होता है ब्रेन का पार्ट, वो कौन है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या सेरिब्रम है, जो किसी और एनिमल्स में नहीं होता है। और उसी के कारण हम जो है ना ऐसा रिस्पॉन्स दे पाते हैं। आपको ऐसे तो हम अलग से पढ़ाएंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लो कि कोई भी चीज जो है उसमें ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो ये ऊपर का पार्ट है ये, ठीक है, आगे का पार्ट तो जो है ना आपको सुनने में मदद किया, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है
सेरिब्रल हेमिस्फीयर यही आपको क्या करता है, वैज्ञानिक बनाता है या सोचने समझने की क्षमता देता है। किसी काम को सोचकर नया आइडिया के साथ करने का जो क्षमता देता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम है। अब मान लेते हैं आप जो है रिस्पॉन्स आपको देना है किसी भी चीज के लिए, तो आप क्या करते हो, सोचते हो, समझते हो। किसी के यहाँ जाना हो तो हम लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते समझते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं, तब जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि ये जो आइडिया आता है कि फलने के यहाँ फलना ओकेजन है, फलना जो है ना प्रोग्राम है, तो उसमें क्या होके जाना चाहिए, कैसा हमारा जो है ना क्या होना, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सारा का सारा बात कौन करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर करता है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर सबसे बड़ा पाया जाता है मनुष्य में बाकी सारे एनिमल्स के तुलना में, और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो कॉन्शियस होता है, बहुत बढ़िया जवाब देता है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देता है, किसी चीज को समझता है, सोचता है और उसका जवाब देता है। लेकिन हमारे जो एक पूर्वज है बंकी, चिंपांजी जिसको बोलो, कहीं उसका आपका है ना, कहीं उसमें है चिंपांजी है, ओरेंगुटन है। इसमें आपका सबसे नजदीकी जो हमारे रिश्तेदार है चिंपांजी, उसके बारे में भी ये पता लगा है कि वो अच्छा कंसर्सनेस उसमें भी है। ये अलग बात है कि मनुष्य की तरह नहीं है, लेकिन ओरेंगुटन, चिंपांजी ये जो है ना कुछ हद तक कंसर्सनेस दिखा रहे हैं। इसका मतलब वो भी आपका जो है ना काफी हद तक एडवांस है, लेकिन मनुष्य चूंकि क्विक कंसर्सनेस दिखाता है, बहुत तेजी से जो है ना कंसर्स है और ये जवाब देता है किसी चीज का, तो इसलिए मनुष्य को जो है ना सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है। तो इसमें है क्या, कंसर्सनेस या रिस्पॉन्सिवनेस या रिलेटिबिलिटी। अभी हम आपको बताया कि किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है उसको क्या करना, जवाब देना, उसके लिए रिएक्ट करना, क्या कहला रहा था, कंसर्सनेस या रिस्पॉन्सिवनेस कहला रहा था। ठीक है, जैसे आपको कोई कुछ बोल दिया, गाली दे दिया या पीट दिया या फिर कुछ अपशब्द बोल दिया, तो आपने जो आप जो उसका जवाब देती हो, ये एक तरह का एग्जांपल है कंसर्सनेस का, रिस्पॉन्सिवनेस का, इरेटेबिलिटी का। तो अब इसमें हम लिख रहे थे इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड और टू रिएक्ट टू द स्टिमुलस। ठीक है, अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा बात कि आखिर ये किसके लिए, स्टिमुलस के लिए है। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस जो है उसका प्लूरल होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलस मतलब सिमुलर शब्द है और इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट में परिवर्तन, सडन चेंज जो होता है इन्वायरमेंट में या जो परिवर्तन नजर आता है उसको कहते हैं स्टिमुलस। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अगर हमको हो सकता है कि गर्मी लग रहा हो या ठंडा लग रहा हो, या अचानक जो है ना वो अगर गर्म लग रहा था अचानक जो है ना एसी ऑन हो जाए, अचानक जो है ना हवा तेज बहने लगे, तो हम क्या कहते हैं, उसको महसूस करते हैं। और ये जो महसूस कर रहे हैं, ये जो हमको पता लगा उसका, ये वो क्यों लगा, क्योंकि वो स्टिमुलस था, चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ, वार्म था तो कोल्ड हो गया। तो स्टिमुलस क्या है भाई, चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो है ना एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप खाना खा लिए, अंदर में क्या हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, कोई रिस्पॉन्सिवनेस देते हो, कंसर्सनेस देते हो। ये सब के सब आपका स्टिमुलस में ही आएगा, चाहे तो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल चेंज हो जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। ये फिजिकल हो सकता, केमिकल हो सकता और बायोलॉजिकल हो सकता है। एग्जाम्पल में कलर, डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। कोई लाइट जो है ना वो आ रहा है, तो इधर से अगर कैसा बोलते हैं यार, हरा लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट आ रहा था आपका, उसका कलर बता देते हैं आप, डायरेक्शन बताते हैं, इंटेंसिटी बताते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अर्थात वो जो लाइट आ रहा था आपके पास, वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, साउंड एंड ग्रेविटी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड एंड वाटर, ये सब के सब क्या है, स्टिमुलस का उदाहरण है। अगला पॉइंट देखिए कि प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो रिसीव करता है स्टिमुलस को, ठीक है, या सेंस जिसको बोलते हैं उसको महसूस करता है, किसके थ्रू? तो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है पार्टिकुलर सब में जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। और ये जो है ना शरीर में कहां पर होगा, क्या होगा, ये उसके जो है ना काम पर निर्भर करता है। जैसे हमको क्या है, स्वाद पता लगाना है, तो स्वाद पता लगाना है, टेस्ट जानना है किसी भोजन का, और भोजन करते हैं मुंह से, तो टेस्ट वाला जो वर्ड है वो नाक में नहीं होगा ना, क्योंकि वो रिस्पायरेशन से संबंधित है, वो एयर से संबंधित है, हाँ वेपर से संबंधित है। तो उसमें क्या होगा, वो आपका गंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो स्टिमुलस को ग्रहण करता है, स्टिमुलस को बताता है हमको, वो आपका क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है पूरे बॉडी से होता है, लेकिन जो जितना एडवांस होता है और रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो पार्टिकुलर ऑर्गन से देना शुरू कर देता है, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से देना शुरू कर देता है। जैसे अभी अमीबा का बात यहां पर कर रहे थे, अमीबा जो है ना वो आपका कैसा है, यूनिसेलुलर है, प्रिमिटिव है। अगर कोई ब्राइट लाइट डाला जाए, आप पर भी डाला जाए और अमीबा पर भी डाला जाए, अब दोनों में से एडवांस कौन है? हम फिर आपको बोल रहे हैं, एडवांस का मतलब ये नहीं होता है कि नंगा हो जाना, एडवांस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का जो है ना मर्डर कर देना, एडवांस का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे का संपत्ति हथिया लेना या झूठ बोलना। एडवांस का मतलब होता है इस इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने की क्षमता का पता लगना। तो जो जितना ज्यादा एडवांस होगा उसका एडेप्टिबिलिटी उतना ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स उतना बढ़िया देगा, और जो जितना बढ़िया रिस्पॉन्स दे पाता है वो उतना बढ़िया एडेप्ट होता है। आप किसी कार्यक्रम में गए होंगे, ढेर सारे लोग उसमें जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वैल्यू ज्यादा होता है, कुछ लोगों को ज्यादा लोग पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंट के अनुसार वो एडेप्ट हैं, लोग उनको पहचान, उनके बिना लोगों को लगता है कि यहाँ का काम नहीं होगा, और आपके बिना काम हो जाएगा तो आप एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं जाके किसी के कार्यक्रम में। तो किसी के, आज तो हम लोग के पास मोबाइल है कि कुछ सहारा दे देता है, किसी के घर में जाकर किसी कार्यक्रम में भाग लेने गए हो और जाकर वहां कुर्सी पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं या इधर उधर चुपचाप बैठे हुए हैं मुड़ी गाड़ के, तो समझ लीजिए आप वहां के अनुसार एडेप्टेड नहीं है, आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, आप जो है ना कॉन्शसनेस आप में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। देखो हम फिर इसलिए बोले थे आपको, शुरुआत जब हम किए थे बायोलॉजी का उसमें भी बोले थे कि बायोलॉजी जो है ना जीने का क्षमता आपका बढ़ाएगा, एडेप्ट करने का क्षमता बढ़ाएगा। इस यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है, यहाँ पर जो कंपटीशन है हम लोगों में, ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसमें आप कैसे सबसे बढ़िया हो, कैसे सबसे आगे रहोगे, ये क्षमता कौन देता है? बायोलॉजी देता है। इसलिए बायोलॉजी को सिर्फ विषय के रूप में मत पढ़ना, बायोलॉजी को जीने की कला के रूप में पढ़ना, ये जीवन को बहुत जबरदस्त बनाता है। अब जरा सा सोचो, हम किसी के यहाँ गए हो और वहां पर जाकर मोबाइल चला रहे हो बैठ के, तो अभी तक आप कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन आज जरा जरूर सोचना कि किसी के शादी में गए और उसमें हम अलग बैठ के कहीं कुर्सी पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उस कार्यक्रम के अनुसार हम अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए हैं, हम इस योग्य नहीं है कि उस कार्यक्रम में शामिल हो सके। लेकिन कुछ लोग देखना कि वो अगर नहीं पहुंचे तो लोग बार बार पूछते हैं फलना नहीं आया क्या, तो आप बोलते नहीं, अरे यार दिक्कत हो गया यार, वो आता तो आज मजा रहता, ऐसे करता वैसे करता। ये क्या, इसका मतलब क्या है? जिसको खोजा जा रहा है वो ज्यादा बढ़िया एडेप्ट है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना उस स्टिमुलस के लायक सबसे बढ़िया है, इसलिए उसको लोग खोज रहे हैं, जबकि आपके साथ उल्टा हो रहा है। तो खैर हम यहां पर बोल रहे थे कि जो प्रिमिटिव होता है वो होल बॉडी से क्या करता है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है या कॉन्शसनेस दिखाता है, लेकिन जो आपका एडवांस होता है वो सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट से या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है। जैसे अभी उदाहरण दिए थे, अमीबा थे और आप थे, दोनों को बैठा दिया गया, एक अमीबा है एक आपका क्या है आपको, दोनों पर ब्राइट लाइट डाला जाए, टॉर्च जला के डाला जाए या इमरजेंसी जला के डाला जाए, दोनों पर लाइट डाला गया तो दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग हो जाता है। अमीबा क्या करता है, उस लाइट को छोड़कर दूर भागता है,
ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप वहां से भागने की जगह पर आंख बंद कर लेते हो, ऐसे बंद किए, या और ज्यादा लाइट है तो हाथ से बंद कर लेते हो, या अचानक आता है तो कहते हो यार बहुत तेज लाइट है, यार बंद करो यार बहुत तेज लाइट है, ऐसे हाथ से चेकते हो। तो दोनों का रिस्पॉन्सिवनेस में देखो अंतर है कि नहीं है। अमीबा क्या कर रहा है, जैसे ही ब्राइट लाइट डाले वहां से वो भाग चला, लेकिन आप क्या किए, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो हाथ से, या आंख में जो आपका जो है ना, जो आई के ऊपर में जो लेयर है आपका आईलिड्स जिसको बोलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड आईलिड्स, उससे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप। ठीक है, तो इस बात को जरा सा नोट कर लेना या दिमाग में रखना कि जो जितना ज्यादा एडवांस होता है उसकी पूछ सब जगह उतना ज्यादा होता है। एडवांस का मतलब ये नहीं कि वो जो है ना नाचने वाला, कम से कम कपड़ा पहनने वाला। एडवांस का मतलब जो हर जगह एडेप्ट कर जाए, जो हर परिस्थिति में अनुकूल हो। आप लोग बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत विद्वान हो सब, लेकिन किसी के जो है ना कहा गए हैं, बर्थडे पार्टी में गए हैं और वहां पर जाके जो है ना बोलेंगे आज हम न्यूटन का नियम पढ़ा देंगे, तो लोग आपको न्यूटन का नियम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप किसी के शादी में जाएं और वहां पर क्या हो रहा है, पूरा जो है ना गान बजान हो रहा है, वहां पर जाके आप बोलेंगे कि आज हम अंग्रेजी सबको पढ़ाएंगे, लोग आपको अंग्रेजी पढ़ा देंगे। वहां पर आपको क्या करना था, आपको अपने रिस्पॉन्स में गाना शामिल करना था। अगर आप बढ़िया गाने वाले होंगे, बढ़िया बजाने वाले होंगे, तो पूरा का पूरा महफिल आपको फिर क्या करेगा, हाथ पर उठा लेगा। ये होता है आपका क्या, एडवांस। तो जो व्यक्ति वो गाना वाला में भी आपका सबसे आगे रहा, जो व्यक्ति काम करने में, इधर उधर करने में भी सबसे आगे रहा, जो खाने में सबसे आगे रहा, वो क्या होता है, पूरा का पूरा शादी में छा जाता है। और हम लोग बोलते हैं क्या क्या बच्चा था वो, क्या आदमी था, आया से लगा ना कि पूरा का पूरा व्यवस्था अपने ऊपर ले लिया। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। वो सबसे एडवांस है, वो सबसे एडवांस व्यक्ति था, जो आपके अनुसार हो सकता है कम पढ़ा लिखा होगा, हो सकता है बेचारा देहात का होगा, गांव का होगा, हो सकता है कपड़े उसके अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसने क्या किया, हर ओकेजन पर अपनी जो है ना पहचान स्थापित की। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अनुकूलित व्यक्ति था, सबसे ज्यादा एडवांस व्यक्ति था। तो इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना कि कहीं भी अपने आप की पहचान अगर देनी है तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिवनेस आपको समझना पड़ेगा कि किस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसा होता है। खैर, हम और आगे जाएंगे, बहुत जबरदस्त चीज है ये। हम इसमें आगे जब जाते हैं तो ये बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स होता है, जैसे कि हम लोग हैं, वो जो है बॉडी के पार्ट से देते हैं, ये आपको अभी बताए थे। कुछ जो है ना कुछ रिस्पॉन्स होता है उसको पूरे बॉडी से देते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस जो देते हैं वो किसके मदद से देते हैं, अपने बॉडी में ग्रोथ से देते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी का उसका रिस्पॉन्सिवनेस उस पे आता है। हाँ, ह्यूमिडिटी कम हो तो पानी तो प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी खूब हो तो क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा होता है। आप पढ़े होंगे कि वो जो आपका इक्वेटर पर जो है ना जंगल काफी ज्यादा है। इक्वेटर जो है आपका, पृथ्वी का जो इक्वेटर है, उसके अगल बगल में जंगल काफी घना है। क्यों है भाई ऐसा, इसका रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन जो माना जाता है वो ये है कि टेम्परेचर तो ज्यादा है ही, रहता ही है औसत टेम्परेचर। दूसरा, वर्षा काफी ज्यादा होता है और सूरज का रोशनी भी काफी पड़ता है, जिसके चलते वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है तो उनमें जो है ना क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है, ट्रांसपायरेशन कम होता है और ग्रोथ उनमें काफी ज्यादा होता है। ये पढ़ना है, आगे देखेंगे हम ये सब। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ये आपको बताए, अगला क्या था, कंससनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसी में थोड़ा सा फोटो पीरियड का बात है। फोटो पीरियड क्या था, तो जो डे लेंथ होता है, दिन का जो समय होता है, लंबाई होता है, मतलब वो समय है 24 घंटा में जिस समय आपको प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम डे लेंथ कहते हैं। अब लोग ये कहानी लिखे आप कि वो सूरज का प्रकाश प्राप्त होता है। देखो, सूरज का प्रकाश हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि लेबोरेटरी, अभी जो है ना बायोलॉजी का ढेर सारा जो प्रोग्राम है लेबोरेटरी में चलता है और वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाता है ढेर जगहों पर, तो वहां पर क्या कहते हैं, बल्ब जलाए जाते हैं उस लाइट जो सूरज के जैसा जो ना वो 7 रेडिएशन देते होंगे या देते हैं। विभिन्न प्रकार के रेडिएशन सूरज से निकलता है।
हाँ, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इस तरह से जो सातों रंग का लाइट है वो निकलता है उनमें से, और उनसे क्या करते हैं, प्लांट्स आराम से उसमें फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो जो भी व्हाइट लाइट होता है जिसमें सातों रंग होते हैं, तो व्हाइट लाइट से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, चाहे वो सूरज का हो या फिर ट्यूब का हो, चाहे कुछ और का हो, बल्ब का हो, वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। तो यहां पर फोटो पीरियड क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो आराम से आप बता देना, फोटो पीरियड क्या है, वो समय है जिस समय प्रकाश हमको प्राप्त होता है, अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। अब इसमें हम लिखे हैं कि ये जो आपका फोटो पीरियड होता है या डे लेंथ होता है या इल्यूमिनेशन पीरियड होता है, ये सब डिटेल से पढ़ना है, हम लोग आगे आएंगे भी। ये क्या करता है, प्रभावित करता है रिप्रोडक्शन को। ढेर सारे ब्रीडिंग एनिमल्स हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, पार्टिकुलर सीजन में, जैसे मेढक है, अभी बरसात का मौसम है, जब शुरू हुआ था सावन भादो, ठीक है, तो क्या किया उनका, आप सुनते होंगे, पूरा टर्राते हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है, ढेर सारा मेढक होते हैं, वो आवाज निकालते हैं, टर्राते हैं। वो है क्या, मेढक का टर्राना क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो आराम से बता देना कि वो मेढक का टर्राना जो है, मतलब बोलना जो है ना, वो उनका क्या है, उनका शादी का वो जो स्वयंवर है एक, उसमें वो क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, और आवाज कौन निकालता है, मेल निकालता है, और वो क्या करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है, ताकि क्या किया जा सके, अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाया जा सके, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, वो आपका जो है ना और किसी मौसम में नहीं करेंगे, उनके लिए मौसम कौन है, ये बरसात का है। आपके पास ढेर सारे पौधे होंगे, आप देखे होंगे कि अभी उसमें फूल आएगा, फ्लावरिंग होता है, ढेर सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग बसंत में होता है, ढेर सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो विंटर में आपका फ्लावरिंग करते हैं। ये सारे के सारे जो उनमें आपका चेंजेस आपको नजर आता है कि वो समय के अनुसार अपना काम करते हैं, एक पार्टिकुलर सीजन में उनका होता है, वो क्या क्यों होता है, तो फोटो पीरियोडिज्म के कारण होता है। लाइट का जो लेंथ है वो उनके एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो यहां पर लिखे हैं, इट सीम्स दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्वाइट अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट इट्स एनवायरनमेंट। देखो लिखे ना, कॉन्शियस सब में होता है, लेकिन मनुष्य चूंकि सबसे बढ़िया कॉन्शियसनेस देता है, इसलिए सबसे एडवांस माना जाता है। और जो हम लोग तो जो है ना, अभी जो है ना, ऐसा स्थिति आ गया है कि बच्चा को कुछ बात कह दो कि ये कर दो बाबू, ये जानते हो, तो सीधे बोलता है नहीं हम नहीं जानते। हाँ, सारे बच्चे अब जो है ना, कम से कम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने के अलावा हमको कोई काम ही नहीं आता है। और अगर आप में ऐसा गुण है तो ये मान के चलो, आप एडेप्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उपयुक्त बन रहे हो, अनयूजफुल बना रहे हो, खुद को यूजफुल नहीं बना रहे हो। इस संसार में आपका एडेप्टेशन नहीं होने वाला है, आप एक साइड कर दिए जाओगे। खैर आगे बढ़ते एडेप्टेशन में। एडेप्टेशन जो है ना, वो एक में हम देख रहे थे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा में एक आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एडेप्टेशन क्या है भाई, तो सक्सेसफुल एडेप्टेशन होता है, एडजस्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन्वायरमेंट में परिवर्तन के साथ, उसी को कहते एडेप्टेशन। जैसे आपका आदत है कि रात में हम 10 बजे तक सो जाते हैं, और किसी दिन कोई कार्यक्रम हो गया तो आप उसमें जो एडजस्ट करते हो, लिमिट तक कर पाते हो। तो अपने लिमिट में जो हम क्या कर पाते हैं, सर्वाइवल के लिए जो सक्सेसफुल एडजस्टमेंट दिखाते हैं, इसी को कहते हैं एडेप्टेशन। कॉन्शियसनेस क्या था, जवाब था, रिस्पॉन्स था। एडेप्टेशन क्या है, अपने आप को एडजस्ट करना है, जो आपका चेंज हो रहा है वातावरण में या हुआ है, एक निश्चित लिमिट के अंदर में अपने आप को क्या करना था, एडजस्ट करना है सफलतापूर्वक, ताकि हम जिंदा रह सके, रिप्रोडक्शन कर सके। इसी को कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, अब आगे का बात करते हैं एडेप्टेशन के बारे में। ये एडेप्टेशन जो है ना, या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मतलब फंक्शनल, या बिहेवियरल हो सकता है।
बर्ताव में हो सकता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सफलता का राज अगर है तो एडेप्टेशन है। अभी हम आपको फिर बोल रहे हैं और आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने आप को मल्टीपर्पज स्किल डेवलप करने में मदद करो। कल ही एक नया जो है ना शिक्षा नीति लागू हुआ है, साइन हुआ है लोगों का, सरकार का, केंद्र सरकार का। और उस शिक्षा नीति को में ढेर सारा बात है जोड़ा हुआ, ढेर सारा बात तो हमको भी समझ में नहीं आ पाया कि क्या 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 होने वाला है या क्या प्रोग्राम है। क्योंकि देखो नीति तो बन जाता है, नीयत खराब हो जाता है। कई शिक्षक जो है ना, हम जिनको शिक्षक कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी के कारण जो है ना हम बेचारे बनते जा रहे हैं। अभी जो है यहां पर हम जो बात कर रहे थे एडेप्टेशन का, इस शिक्षा नीति जो लाया गया है उसका एक मेन जो थीम हमको समझ में आ रहा है उसका ये है कि बच्चों में मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट हो। बच्चे एक पक्षीय न बन जाए, मतलब एक डायरेक्शन में ही मूव न करे, बल्कि क्या हो, मल्टीपल ओरिएंटेशन उसमें हो। उसमें क्या हो, कोई नया स्किल जरूर रहे। मान लेते हैं पढ़ने में बहुत तेज बच्चा है, अगर वो बच्चा जो है ना थोड़ा टेक्निकल कोई आइडिया आ गया उसके पास, फ्रेंच भाषा सीख लिया है वो, तो अगर कल जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस में जाके आराम से वो क्या कर लेगा, वहां पर एडजस्ट कर जाएगा। या फ्रांस में कोई काम होगा तो आराम से वो जो है रिप्रेजेंट कर सकता है हमारे देश का कोई बच्चा जो है ना। लेकिन आज हम लोगों के बच्चे को देखो, मतलब जो हम लोग जो बने हैं आज, उसका क्या स्थिति है। कुछ बच्चे हैं जो देहाती भाषा नहीं समझ पाते। हम और आप जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, वो आपका ठीक से इंग्लिश का जो है ना शब्द तो समझ लेते हैं, हिंदी का जो शब्द होता है उसको नहीं समझ पाते। 59, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ढेर बच्चों को दिक्कत होगा। 59 मतलब कितना, 69 दिक्कत हो जाता है, कितना। हाँ, ऐसी ऐसी जो समस्याएं आ रही है हमारे साथ, वो इसलिए आ रहा है कि हम लोग जो है मल्टीपल स्किल डेवलप नहीं कर पाए। अब जरा सोचो, आप गांव में जाओगे और वहां पर जो है ना, या कहीं और जाओगे, क्योंकि हम बार बार गांव का बात क्यों करते हैं, लोग हमसे कहते हैं क्या बार बार गांव का बात क्यों करते हो, क्योंकि भारत जो है ना गांव में बसता है, शहर में नहीं बसता। और भारत का करीब 60 से 70% जो आपकी लोग हैं वो आपके ग्रामीण एरिया से रहने वाले हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर भारत में एडेप्ट करना है, अनुकूलित होना है, तो ग्रामीण होना होगा। सोच वैसी डेवलप करनी होगी, ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जो उन लोगों के साथ एडजस्ट करने में आपको मदद करे। तो मान लेते हैं कोई आपको 69 बोल दिया, आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अब यहां पर हम बता रहे थे कि ये जो आपका एडेप्टेशन है वो सीक्रेट है। किसके लिए भाई, वो आपको ठीक से जीने के लिए सीक्रेट है, आपको जिंदगी प्रोवाइड करता है वो। अब ये जो एडेप्टेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो होता है वो वातावरण में कुछ समय के लिए जो परिवर्तन हुआ है उसको जवाब देने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए, उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए जो परिवर्तन हम करते हैं उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, टेम्पोररी होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता, मतलब ये आपके माँ बाप से बाल बच्चों में नहीं जाता, एक नॉन इनहेरिटेबल होता है। हाँ, ये आपका इसकी हेरिडिटी नहीं हो सकती, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये नहीं ट्रांसफर हो सकते। जैसे देख लो, कोई आदमी जो है ना, अभी क्या हो रहा है, कोरोना हो गया है, तो कोरोना में किसकी बिजनेस चल रही है, जो खाने पीने के आइटम्स के हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का अभी हाल में दिखाया था बनारस में, एक बनारसी साड़ी का दुकान वाले हैं, बहुत बड़ा दुकान है। हाँ, वो बनारसी साड़ी को माने उनके यहाँ से ब्रांडेड बनारसी साड़ी मिलता है। हाँ, वो बता रहे थे कि वो 60,000, 70,000, 80,000 रुपया तक का जो है बढ़िया, लाखों रुपया तक का जो है बढ़िया बनारसी साड़ी उनके यहाँ से आता है, लोग लेते हैं जाके। और वो दुकान वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो
तो वो चाय का दुकान खोले हैं, वो क्या किए हैं, वो जो है ना आपका काढ़ा का दुकान खोले हैं, काढ़ा वाला चाय, काढ़ा अलग अलग जो है ना वैरायटी वहां पर वो बेच रहे हैं और लोग उनके यहाँ लाइन लगा के ले रहे हैं। ठीक है, जिस लॉकडाउन में कपड़े वाले दुकान का लोग का जो है ना घर का लॉकडाउन हो गया है, भोजन का समस्या आने लगा चूंकि बेचारे का बिजनेस ठप हो चुका है, और उसमें वो जो है ना पूरा कमा रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं, और क्या कैमरा के सामने बोल रहे थे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, मेवा भी आ रहा है। तो ये जो है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वातावरण में अचानक जो कम समय के लिए परिवर्तन आया है उसको कैसे एडजस्ट करें। उन्होंने अपनी दुकान बंद नहीं की, कपड़े की दुकान उनकी बंद है, जस्ट उसके आगे शटर के आगे जो है ना वो क्या किए, एक छोटा सा ठेला लगा के और अपना काढ़ा का बिजनेस शुरू कर दिए। आज जो है ना उनके यहाँ 3 4 5 आदमी काम कर रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं। वो बोले जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगा ही। कोई जो है ना वहां पर खाने को सोच रहा है और वो आदमी दिन भर में 3 4 5 हजार रुपया कमा के जा रहे हैं। आप सोच लो, वो साल का फिर जो है ना लाख रुपया मार ले रहे हैं, वो महीने का लाख रुपया मार ले रहे हैं आराम से। ये हो सकता है अगर हम में एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी होगी। उन्हीं के साथ वाले लोग या और ढेर सारे लोग जिनका कपड़ा का दुकान है वो छाती पीट रहे हैं, हमारा क्या होगा? क्या होने से हो जाएगा क्या? हमको उस इन्वायरमेंट जो एडवर्स कंडीशन आया है उसमें क्या किया जा सकता है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में आएगा। इसलिए सिर्फ जो हम लिखे हैं उसी को नहीं बता रहे हैं, जो आज जो एग्जांपल्स हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ठीक से समझ सको। ढेर सारे लोगों ने जिनका दुकान था किसी चीज का, कोई आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था या कुछ और का दुकान था, उन लोगों ने क्या किया, सब्जी का दुकान लगा दिया। जिनके पास कुछ नहीं था मेडिसिन का दुकान लगाया और देखो गर्दा मचाए हुए लोग अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तथाकथित समाज सेवा भी हो जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क बना के क्या किया, सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो सिलाई मशीन कभी उनके घर में चलता नहीं था, रखा हुआ था, इसी तरह से उसका उपयोग भी हो गया और 2 पैसा आने भी लगा और समाज में लोग जानने भी लगा कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, रियली में कुछ पैसा उससे आ जा रहा है। तो हमारा यही कहना है, ये शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं उनमें आप जो एडेप्ट कर पाते हो ये कराता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। ये इनहेरिटेबल नहीं होगा। कोई आदमी पहलवान बन गया है, खूब जीत गया और बॉडी बना लिया। कोई आदमी जो है ना डॉक्टर बन गया खूब पढ़ लिख कर, कोई बढ़िया इंजीनियर बन गया है, कोई बढ़िया दुकानदार बन गया है, तो उसके बच्चे पैदा होते ही दुकानदार नहीं हो जाएंगे। उनको फिर से वो सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, तब उनमें एडेप्टेशन होगा। तो ये शॉर्ट टर्म जो होता है एडेप्टेशन वो इनहेरिटेबल नहीं होता है। उदाहरण कुछ लिखे हैं जो आपकी किताब के अनुसार है। डार्कनिंग ऑफ स्किन या टैनिंग आफ्टर एक्सपोजर टू द डायरेक्ट सनलाइट। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा कम लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, हम कभी भी आपके सिलेबस के बाहर जाकर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि सिलेबस के अंदर ही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी को अगर समझना है तो कुछ तो ज्यादा करना पड़ेगा और इसी में आपको ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आप बार बार एनसीईआरटी बोलते हो पढ़ने के लिए, और एनसीईआरटी में तो ये सब इतना है नहीं। तो भाई मेरे थोड़ा है, लेकिन उसको इलेबोरेट करके आपको समझा के पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा और क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। तो डार्कनिंग ऑफ स्किन या टैनिंग हाँ आफ्टर एक्सपोजर टू द डायरेक्ट सनलाइट। आप देखते हो गर्मी के मौसम में आप धूप में जब निकलते हो तो क्या होता है, स्किन काला होने लगता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। अरे लोग तो गाना बजा दिया उस पर, धूप में न निकला करो धूप की रानी, ऐसा करके गाना बजाया था इस पर, है ना। तो ये जो धूप में जब हम निकलते हैं या डायरेक्ट सनलाइट में निकलते हैं और हमारा स्किन जो है ना वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है शरीर का, तो ये क्या कहलाता है, टैनिंग कहलाता है। और ये जो टैनिंग है ये क्या है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। तो आपके मन में आता होगा कैसा क्यों होता है। अब ऐसा नहीं कि अफ्रीका के लोग जो है ना काले हैं तो वो भी टैनिंग हो गया है, ठीक है। हम अफ्रीका जाके कुछ दिन रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वैसा हो जाएंगे एकदम। क्यों नहीं हम लोग हो पाएंगे, क्योंकि उनका जो है ना वो आपका लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन नहीं है। इसी को शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन बोल रहे थे।
हम लोग कुछ दिन एसी में बंद रहे, घर से बाहर कम निकले, या एसी रूम से बाहर कम निकले, रूम से बाहर कम निकले, डायरेक्ट सनलाइट कम मिलेगा, तो क्या होगा, बॉडी का कलर भी कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इट अकर्स ड्यू टू अ स्प्रेड ऑफ मेलानिन इन मेलानिन बियरिंग सेल्स, या जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन आवर स्किन, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं कि मेलानिन इज ब्लैक पिगमेंट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग यूवी रेज ऑफ द सनलाइट एंड प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। ठीक है, इसको इसमें चालू करो। हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा बोर्ड पे जाना चाहेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ लो इसमें। क्या क्या बता रहे थे आपको कि मेलानिन के कारण ही हमारा बॉडी लाइट और डार्क कलर का होता है। अभी जितने आपके बॉडी के पार्ट से, जैसे बाल है या आंख में जो काला नजर आ रहा है, वो सब के सब एक विशेष पिगमेंट के कारण होता है, और उस विशेष पिगमेंट का नाम है मेलानिन। और वो पाया कहां जाता है, मेलानोसाइट सेल्स में पाया जाता है। आपका जो स्किन है उसमें जो है ना विशेष मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, उन्हीं में वो पिगमेंट पाया जाता है। अगर वो डायलेट हो जाए, स्प्रेड कर जाए, तो आपका कलर कैसा हो जाता है, बॉडी का डार्क हो जाता है। जबकि अगर वो आपका कंसंट्रेट हो जाए, एक जगह पर जमा हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, तो क्या होता है, आपका बॉडी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो कर रहे थे कि मेलानिन का काम क्या है। मेलानिन क्या करता है, यूवी रेज को सनलाइट का एब्जॉर्ब करता है। यूवी लाइट जो था उसमें आपका एक कॉमन लाइट है यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी, आपका बहुत हानिकारक है। तो वो सब जो है आपका, वो जो आता है आपके स्किन पर पड़ता है, अगर स्किन के मेलानिन उसको ना एब्जॉर्ब करे, उसको अंदर जाने दे या दूसरे सेल पर पड़ने दे, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, आपका जो सेल है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा, कैंसर में बदल जाएगा। तो मेलानिन क्या करता है, आपके स्किन को कैंसर से बचाता है। कैसे, यूवी किरण को अपने में ले लेता है, और जो दूसरे सेल्स हैं उन पर उसका प्रभाव को, क्योंकि वो काफी इनर्जेटिक, हाईली इनर्जेटिक होते हैं, यूवी रेज जो होते हैं उनमें एनर्जी काफी ज्यादा होता है, और जिनके पास एनर्जी काफी ज्यादा होता है, और अगर वो अनकंट्रोल होते हैं तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा करेगा, और जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा करेगा तो आपको समस्या क्या आ जाएगा, आप जो है नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको दिखाना चाहेंगे कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा बोर्ड पे जाते, ठीक है, मेलानोसाइट सेल जो आपके स्किन में पाया जाता है। अब ये सेल ये स्थिति कर सकता है क्या, अगर आपका यूवी रेज आ जाए, अगर जो है ना यूवी रेज आ जाता है, और अगर नो यूवी रेज, तो क्या होता है इसमें, देखो जब यूवी रेज नहीं होता है तो इसका जो आपका मेलानोसाइट्स जो है सेल, उसमें मेलानिन जो है ना ऐसे आपका सेंटर की तरफ आपका चला जाता है। ये है मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। लेकिन जैसे ही यूवी रेज जाता है, ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है पेरीफेरी की तरफ। ये क्या है, ये आपका कंसंट्रेट कर गया है एक पार्टिकुलर एरिया में, एग्रीगेशन हो गया है, यहां पर एग्रीगेशन हो गया है। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये देखो मेलानिन जो है पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट जो है, पिगमेंट वो क्या हो गया है, स्प्रेड कर गया है, यहां पर स्प्रेडिंग हो गया है। तो जैसे ही स्प्रेडिंग होगा तो ये जो मेलानोसाइट सेल था ये क्या हो जाएगा, ये जो था एक ऐसा कलर का था, लाइट कलर का था। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा, लाइट कलर स्किन, क्योंकि अंदर चला गया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, स्प्रेड कर गया है, और जब स्प्रेड कर जाता है तो यहां पर कैसा कलर आ जाएगा, ये भी क्या है, मेलानोसाइट ही है, मेलानोसाइट ही है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा, कलर हो जाएगा। आपके घर में कोई दवा होगा या कुछ आप यूज करते होंगे, कोई लिक्विड वगैरह, पेंट वगैरह होगा आपके पास, तो अगर पेंट होगा आपके पास तो आप क्या देखते हैं, उस पेंट में अगर वो पेंट को थोड़ा देर स्थिर छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका कलर जो है लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपके पेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते उसका कलर जो है ना आपका डिस्कलर हो जाता है। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि या तो दवा पीना हो या कोई भी चीज का यूज करना हो तो पहले उसको हिला लो। तो हिलाते क्यों हैं हम लोग, उसको मिलाते क्यों हैं? मिलाने से क्या फायदा होता है कि मिला लेते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो आपका कंसंट्रेट्स है या दवा के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, स्प्रेड कर जाएंगे, और जब स्प्रेड हो जाएंगे तो सब जगह बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्किन में होता है। तो जब भी लाइट अगर आपको मिलेगा तो आपका कलर बॉडी का इसके कारण डार्क हो जाता है, और जैसे ही लाइट नहीं रहता है, मतलब यूवी रेज ज्यादा नहीं मिलता है, तो आपके मेलानोसाइट्स में ऐसा क्रिया होता है और आप कैसे कलर के हो जाते हो, लाइट कलर के हो जाते हो, और डार्क कलर के उस कारण से हो जाते हो। तो ये आपको बता रहे थे स्किन में क्या होता है। पिगमेंट जो थे वो स्प्रेड कर जा रहे थे, और स्प्रेड होने के कारण हमारा बॉडी का जो कलर है वो डार्क हो जाता था, मेलानोसाइट्स सेल्स के डार्क होने के कारण, माने स्प्रेड होने के डार्क हो जाने के कारण, मेलानिन के स्प्रेड होने के कारण। अब बात करते इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर ब्लड, ठीक है। हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है अगर हम आफ्टर गोइंग ऑन हाई आल्टीट्यूड रीजन एंड स्टेइंग फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए हम ऊंचे क्षेत्रों में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं, तो वहां पर हमारे ब्लड में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसका बात पहले करेंगे। अगर आप लोग पिक्चर देखे होंगे, अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए होंगे, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, पहाड़ी क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि बस पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है कि समुद्र के तल से, सी लेवल से वो ऊंचा हो। तो वो जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के जो रीजन्स हैं, या सिलीगुड़ी इलाके के जो रीजन्स हैं, या कुछ आपके ये राजस्थान के कुछ जो पहाड़ियां हैं, अरावली के क्षेत्र जो है, वो सब क्या है, सी लेवल से काफी ऊपर है। और जब वैसे क्षेत्रों में हम जाते हैं तो क्या देखिए, कलर आपका थोड़ा सा कैसा नजर आता है, वो आपका चेहरा लाल जैसा नजर आता है। और पिक्चर वगैरह अगर आप देखे होंगे तो देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो लड़के या लड़कियां जो होती हैं, खास करके जो घर से कम निकलते हैं, उनका चेहरा जो होता है चीक रीजन में क्या होता है, वो आपका लाल होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए हम लोग
वो एक खास जो है ना लाली लगाते हैं, एक खास क्रीम लगाते हैं। वो जो क्रीम है, लाली जो है चेहरे पर लगाया जाता है चीक रीजन में, ताकि क्या हो, हमारा जो चेहरा है ना वो कैसा नजर आए, हमारा चेहरा जो है वो आपका रंगीन नजर आए, लाल नजर आए। ये जो लाल आपका चेहरा जो नजर आता है, वो लगाने के बाद वो वहां पर नेचुरल रूप में होता है। ये जो यहां पर देखिएगा पूरा लाल जैसा होता है उन लोगों में, तो ये जो लाल होता है यहां पर, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि चूंकि वो पहाड़ी इलाकों में जब रहते हैं लगातार, और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जैसे जैसे हम आपसे जानते होंगे, जैसे जैसे अर्थ से हम ऊपर जाते हैं तो एयर का जो कंसंट्रेशन है, एटमॉस्फेरिक एयर का कंसंट्रेशन है, वो कम होता जाता है। हाँ, अर्थात ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो एयर का जो कंसंट्रेशन है वो आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसीलिए पहाड़ी इलाकों में जाने पर हमको थोड़ा एयर प्रेशर का भी समस्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो है ना वो क्या होता है, वो विरल हो जाता है, और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और इसीलिए आप वैज्ञानिक काल में पढ़े होंगे शायद कि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो खाना को या चावल को सींचने में समय लगता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब पिकनिक मनाने जाते हैं, या पहाड़ पर जब पिकनिक मनाने जाते हैं, या ऊंचे क्षेत्रों में जब हम रहते हैं, तो वहां पर ईंधन ज्यादा लगता है भोजन को क्या करने के लिए, पकाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इसको आप एक्सप्लेन करके देखना, एक दिमाग में डाल देते हैं क्वेश्चन कि कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, हाँ, सामान्य पॉट की तुलना में, सिंपल पॉट की तुलना में, क्यों, ऐसा क्यों होता है? या अगर हम मैदानी क्षेत्रों में रहें तो वहां पर भोजन जल्दी पक जाता है, किसके तुलना में, उसी बर्तन में, सेम बर्तन में अगर हम भोजन जाके पचाए, कहां जाके पकाए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में जाके उसी बर्तन में भोजन पकाते हैं तो भोजन पकने में समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको आप देख लेना, अगर आप लोग होगा तो कल बता देना हमको, और नहीं तो फिर हम बताएंगे। तो अभी बात हम यहां पर कर रहे थे कि आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, क्या रीजन है इसका? तो आपको इसका रीजन बताना चाह रहे हैं, और रीजन बताने के लिए हम आपको ले चलते थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम पहुंचते हैं तो क्या बताया आपको, एयर प्रेशर कम होता जाता है, एयर कंसंट्रेशन कम होता जाता है। जब एयर कंसंट्रेशन कम होगा तो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट थोड़ा ही कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए सो चाहिए, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को पूरा करना चाहेगा, और ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने वाला है उसकी संख्या को बढ़ाता है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है, ले जाने वाला आरबीसी होता है। आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, नहीं सर, हीमोग्लोबिन और आरबीसी में क्या अंतर है? अगर किसी बच्चे को दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो हम उदाहरण देके समझा देते हैं। बस और बस समझते होंगे आप लोग, बस है ना, जो बैठ के चलते हैं हम लोग, बस है, ट्रेन है, तो बॉडी जो है बस या बस जो है उसमें जो सीट होता है ना वो हीमोग्लोबिन है, समझ लेना। सीट जो है वो हीमोग्लोबिन है, और वो जो बस है वो आरबीसी है। तो बस जितनी होगी सीट उतनी अधिक होगी, और सीट जितनी ज्यादा होगी यात्रियों को ले जाने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। मान लेते हैं कम समय में ज्यादा आपको लोगों को ले जाना है, तो आप क्या करते हो, बस के सीट को कबाड़ के नया सीट नहीं लगाते, बल्कि बस की संख्या बढ़ा देते हो। 10 बस से अगर जाना था तो बस की संख्या 20 कर देते हो। ट्रेन में अगर हमको 10 ट्रेन से जाना था तो हम 20 ट्रेन कर देते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीट की संख्या बढ़ जाएगी। यही काम वहां होता है। जैसे ही जब हम अपर इन्वायरमेंट में जाते हैं, मतलब ऊपर के क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, O2 का डेंसिटी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होता है।
और एयर की डेंसिटी कम होने के कारण हम क्या करते हैं, हम जो है वहां पर अपने आप को बनाए रखने के लिए, उस क्षेत्र में अपने आप को रखने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए हमको, और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा, और बस ज्यादा मतलब आरबीसी ज्यादा, और आरबीसी ज्यादा तो सीट ज्यादा, सीट ज्यादा मतलब कि हीमोग्लोबिन ज्यादा, है ना। हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा होगा तो आपका चेहरा कैसा नजर आएगा, लाल नजर आएगा। आरबीसी का काउंट क्यों बढ़ गया, समझ में आ रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का जो चीक रीजन होता है काफी रेडिश होता है, रेड होता है, कारण क्या है, गुलाबी होता है, कारण क्या है, तो इसलिए नहीं कि वो आपका लाली लगाते हैं, इसलिए कि वो लोग में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। और ये रीजन है आरबीसी काउंट बढ़ने का क्या, कि भैया ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है एयर में, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, ऑक्सीजन तो हमको चाहिए, तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बॉडी क्या करता है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, बस की संख्या को बढ़ाता है। और जब बस की संख्या बढ़ेगी तो आरबीसी की संख्या, ये आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, बस में सीट की संख्या बढ़ जाएगी। अब बस में सीट मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण आप नजर आने लगते हो लाल ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर हम ये बात बोल रहे थे क्यों ज्यादा हो गया, हो जाएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा तो ज्यादा O2 को बाइंड करेगा, ज्यादा O2 को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, और हीमोग्लोबिन रहता किसमें है, आरबीसी में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला इसका एग्जांपल में, विजन इन डार्क रूम आफ्टर कमिंग फ्रॉम ब्राइट रूम या ब्राइट लाइट। अगर हम तेज लाइट से, तेज प्रकाश से डार्क रूम में जाते हैं तो अचानक जो है ना हमको नजर नहीं आता है, देखने में दिक्कत होता है, आप लोग को भी होता होगा। आप जिस रूम में बैठे हुए हो, रात का समय हो, अचानक बिजली गोल, तो बाकी सारा का सारा जो सामान है, जो रूम है, आपको गोल नजर आता है, उसका भूगोल पता ही नहीं चलता है। क्यों भूगोल पता नहीं चल रहा है, क्यों उसमें जो सामान रखे हुए हैं वो पता नहीं चल रहा है, क्यों हमको नजर नहीं आ रहा है कुछ देर तक, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखना नजर आना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का उदाहरण है। इसका रीजन देख लेते हैं। जस्ट जो हम पीछे का चैप्टर पढ़ा रहे थे या पढ़े थे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसके पीछे का जो चैप्टर पढ़े थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंस ऑर्गन पढ़े थे। सेंस ऑर्गन में हम लोग आई पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, फिर आएंगे आप लोग के साथ, लेकिन आई में हम, आप लोग थोड़ा बहुत तो 10th में पढ़े होंगे, पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि आई जो होता है उसमें एक बॉल होता है जिसका नाम है आई बॉल। आई बॉल जो होता है उसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर का लेयर का नाम था स्क्लेरोटिक, दूसरा का नाम था कोर्वाइड, और तीसरा का नाम था रेटिना। ठीक है, इसमें जो रेटिना होता है उसमें पार्टिकुलर रेटिना में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक का रॉड सेल नाम था, एक का कोन सेल नाम है। ये जो रॉड सेल है और कोन सेल है क्या काम करते हैं, तो इन्हीं दोनों सेलों के कारण हम देख पाते हैं। जो हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो या लोग देख पाते हैं, तो किसके कारण, रॉड और कोन सेल के कारण। और वो रहते कहां हैं, रेटिना पर रहते हैं। देखो कोन सेल जो होता है वो कलर विजन में मदद करता है, मतलब रंग को देखने में मदद करता है। और रंग को देखने में ये तब मदद करता है जब लाइट कैसा हो, ब्राइट हो, तेज लाइट हो, तीव्र लाइट हो। और ये तीव्र लाइट जो है, तेज लाइट जो है, ब्राइट लाइट जो है, ये दिन के समय या ज्यादा प्रकाश होगा उस समय होगा। तो जब तेज लाइट होता है, चाहे ट्यूब का लाइट हो, चाहे सनलाइट हो, तब क्या होता है, आपका कोन सेल काम करता है, रॉड सेल काम नहीं करता, क्योंकि उसका जो पिगमेंट होता है वो टूट जाता है। जबकि जब लाइट कैसा हो, डीम हो, कम हो, तब
तब क्या होता है, कौन सेल काम करना बंद कर देता है, उसमें जो आपका आइडोप्सिन होता है पिगमेंट, वो काम नहीं कर पाता और हम देख नहीं पाते। अर्थात कौन सेल हमेशा ब्राइट लाइट में ही मदद करेगा और सी से कलर, कौन सेल कलर देखने में मदद करता है। जबकि जब कलर हो गया कौन सेल, तो ब्लैक एंड व्हाइट कौन हो जाएगा, रॉड सेल, है ना। सी से कलर, सी से कौन, तो कौन सेल क्या हो गया, कलर। तो ब्राइट लाइट क्या हो जाएगा आपका, ब्राइट लाइट में कलर आपको नजर आएगा, कौन सेल काम करेगा। जबकि डीम कलर में, डीम लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है और कौन सा सेल काम करता है, रॉड सेल काम करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा अब आ जाते हैं यहां पर जहां पर हम पढ़ रहे हैं, बाकी तो आपको फिर पढ़ाएंगे वहां पर कि जब ब्राइट लाइट आता है तो रोडोप्सिन जो है ना वो टूट जाता है ऑप्सिन और रेटिनिन में। रोडोप्सिन क्या बताया आपको, एक पिगमेंट है जो रॉड सेल में पाया जाता है। देखिए यहां पर विजन ड्यूरिंग डीम लाइट occurs by rhodopsin pigment present in the rod cells of the our skin या रेटिना, सॉरी। तो हमारे रेटिना में रॉड सेल जो होता है उसमें एक खास पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसके चलते हम डीम लाइट में देख पाते हैं। जब ब्राइट लाइट में हम जाते हैं तो रोडोप्सिन जो है ना वो टूट जाता है ऑप्सिन प्रोटीन के रूप में और रेटिनिन अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए के रूप में टूट जाता है। लेकिन जैसे ही हम आपका ब्राइट लाइट से डीम लाइट में जाते हैं तो कोई रीजन नजर नहीं आता। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि कौन सेल तो देखना बंद ही कर दिया और रोडोप्सिन ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो नजर आएगा कैसे। तब जो है ना, तभी आपको नजर आएगा जब रोडोप्सिन आपका बन जाएगा या काम करना शुरू कर देगा और रोडोप्सिन को पुनः रेटिनिन और ऑप्सिन को आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी वो बनेगा और इसको बनने में समय लगता है और उसी समय में आपको कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि कौन सेल तो काम करना बंद कर दिया जी। जैसे ही हम ब्राइट से डीम में गए तो कौन सेल काम करना बंद कर दिया और ये जो आपका रॉड सेल है बेचारा, उसका जो आपका पिगमेंट है वो टूटा हुआ है और टूटा हुआ है जब तक वो बनेगा नहीं तब तक नजर आएगा नहीं। और उसमें बनने में क्या होता है, ऑप्सिन रेटिनिन के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन बनते ही आपको नजर आने लगता है। इसीलिए जब हम ब्राइट लाइट से डीम लाइट में जाते हैं या डार्क स्पेस में जाते हैं तो अचानक हमको नजर नहीं आता, कुछ समय के बाद पुनः नजर आने लगता है जब रोडोप्सिन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म इन फ्रॉग ड्यूरिंग बोथ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। आप लोग देखे होंगे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो फ्रॉग आपको नजर नहीं आते, फ्रॉग आपको नहीं मिलेंगे, छिपे हुए रहेंगे मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर या रॉक के नीचे, वो दबे रहते हैं। इवन वही नहीं, रेप्टाइल्स में भी अधिकांश रेप्टाइल्स जो है ना वो आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं, जैसे स्नेक, लिजार्ड। देखिएगा आप जब बहुत ज्यादा जो है ठंड बढ़ गया है, लिजार्ड आपको नजर नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, लिजार्ड आपको नजर नहीं आएंगे। वो सब किताब के पीछे या कपड़ों के नीचे या किसी वस्तु के पीछे वो छिपे रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, है ना। तो स्लीपिंग मोड में चला जाना, आप लोग भी कंप्यूटर लैपटॉप चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे तो वहां पर आता है एक स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब ये नहीं कि बंद हो गया लैपटॉप या कंप्यूटर। स्लीप मोड का मतलब है कि कंप्यूटर अभी सुतल है, जब जरूरत हो आप जगा दो, बंद नहीं हुआ है, सुतल है करे, हाँ आप उसको जगा दो, काम करना शुरू कर देगा। यही बात तो यहां है कि हाइबरनेशन या एस्टिमेशन का मतलब यह मत समझना कि मर गया है वो, बल्कि वो स्लीपिंग मोड में चल जाता है ऑर्गेनिज्म, और स्लीपिंग मोड में तब तक रहता है जब तक मौसम खराब होता है।
तो यहां भी बोल रहे थे, जैसे कॉमन एग्जांपल हम फ्रॉग का लिए है कि फ्रॉग जो है ना स्लीपिंग मोड में चला जाता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दिखाता है। कारण क्या है ये अभी बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यही हमको पढ़ना भी है, फ्रॉग भी पढ़ना है। हाँ, स्नेक वगैरह उतना अब नहीं रहा पढ़ना, तब भी रेप्टाइल्स में होता है, स्नेक में होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी में आपको स्नेक नजर नहीं आएगा सामान्यतः, या गिरा हुआ मिलेगा आपको, रास्ता पर मरा हुआ मिलेगा आपको, पड़ा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, बहुत ज्यादा अगर आपको ठंड है तब भी स्नेक नजर नहीं आएगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका हम देने के लिए पहले एनिमल्स का टाइप थोड़ा सा बता देते हैं। एनिमल्स जो है, इस संसार में जितने एनिमल्स हैं उन सबको हम उनके बॉडी टेम्परेचर के कंडीशन के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो है कंडीशन, उसके आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स या इंडोथर्म्स। वार्म ब्लडेड किसको कहेंगे? उस एनिमल्स को वार्म ब्लडेड कहते हैं जिसका बॉडी का टेम्परेचर 35 से अधिक होता है या 35 के अराउंड होता है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब अथी में रहता है उसका टेम्परेचर बॉडी का, उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड क्या हो गया? क्यों बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स को? क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा गर्म मतलब ज्यादा रहता है। कितना? 30 से 40 डिग्री के बीच में रहता है। दूसरा है होम्योथर्म बोलते हैं, इसी को वार्म ब्लडेड को ही होम्योथर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? होम्यो का मतलब होता है हमेशा एक जैसा, थर्म्स मतलब टेम्परेचर। तो वैसे एनिमल्स जिसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है अर्थात इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं बदलता, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योथर्म्स कहते हैं। वैसा एनिमल्स जो वार्म ब्लडेड होते हैं सामान्यतः होम्योथर्म्स होते हैं, मतलब उसके बॉडी का टेम्परेचर आपका वैरी नहीं करता है इन्वायरमेंट के अनुसार। तीसरा, इसी का नाम है वार्म ब्लडेड का ही, इंडोथर्म्स। मतलब वैसे एनिमल्स जो इंडोथर्म्स होते हैं उनको वार्म ब्लडेड भी बोल सकते हो, होम्योथर्म्स भी बोल सकते हो। इंडोथर्म्स क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अंदर से मापा जाता है, न कि बाहर से। और अंदर से भी कहां से? माउथ से या एनस से। ये नहीं कि स्किन में छेद करके नहीं, माउथ में डाल के या फिर एनस में डालकर इनका बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। आज भी कई सारे डॉक्टर्स जो है ना वो क्या करते हैं, आपके कांख के नीचे जो है ऐसे लगा देते हैं और बता देते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, गलत बताते हैं। अगर 97 वहां पर है तो रियली में आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 98 होगा अंदर से। क्यों? क्योंकि ये स्किन जो है वो आपका पूरे के पूरे हीट को निकलने नहीं देता। अगर निकलता भी है तो ये क्या होता है, ऊपर का सतह को छू के देखिएगा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। और इसमें जब थर्मामीटर लगाएंगे, बाहर के सतह पर जब लगाएंगे, कांख के आर्मपिट में लगाएंगे, मतलब कांख में लगाएंगे आर्मपिट में, तो क्या होगा, एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग में जो टेम्परेचर होता है अंदर से बाहर की तरफ आता है। हम लोग कैसे हैं? इंडोथर्म्स हैं। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मापना चाहिए मुंह में डाल के थर्मामीटर मापना चाहिए, वो एक्यूरेट आएगा। बच्चों में मुंह में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, वो आपका अगर दांत से दबा दिए या मसूड़ा से दबा दिए तो थर्मामीटर फूट जाएगा। थर्मामीटर में पारा होता है, मरकरी होता है, जो उनके मुंह में चला जाएगा, उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच्चों में नहीं, बच्चों में कांख के नीचे से काम चल जाएगा। हाँ, उसी में 1 डिग्री बढ़ा के रखना है। अब यहां पर लिखे है इंडोथर्म्स में कि हम लोग इंडोथर्म्स क्यों बोल रहे थे वार्म ब्लडेड को, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मापा जाता है, अंदर में ही से ही बाहर की तरफ आता है। और इसका उदाहरण है सभी बर्ड्स, जितने संसार के बर्ड्स हैं वो सब के सब कैसे हैं? इंडोथर्म्स, होम्योथर्म्स या वार्म ब्लडेड हैं। और मैमल्स, इस संसार के सारे मैमल्स जो हैं वो कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्म्स हैं या इंडोथर्म्स हैं। तो ये जो एनिमल ग्रुप है बर्ड और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है ना, बर्ड और मैमल, ये दोनों के दोनों आपका कैसा है? होम्योथर्म होता है, इंडोथर्म होता है या वार्म ब्लडेड होता है। मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। कितना? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
दूसरा, इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है ना हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है एनवायरनमेंट के अनुसार। और तीसरा, इनका बॉडी का टेम्परेचर अंदर से जनरेट होता है, न कि बाहर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा आपको बदल रहे थे, कौन में, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में। अब आते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं? वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना समान है, वो कम रहता है, समानता कम रहता है, मतलब 30 डिग्री से कम रहता है, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोई बोलेगा ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ठंडा खून वाला मत बोल दीजिएगा। तो वैसा एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम रहता है सामान्यतः, उसको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। पोइकिलोथर्म्स क्यों कहते हैं? पोइकिलोथर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर पोइकिलो होता है, बदलता है किसके साथ, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करता है, बदलता है, वेरी करता है। इनको इक्टोथर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बाहर से कंट्रोल होता है, इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है। अतः इनके जो बॉडी का टेम्परेचर हम मापते हैं वो कहां से मापते हैं, बाहरी सतह से मापते हैं, बाहर से मापते हैं। तो ये है आपके कौन, इक्टोथर्म्स हो जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण कौन कौन है, तो सारे एनिमल्स किसको छोड़कर, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दो, तो बाकी जो भी एनिमल्स होंगे वो सब के सब कैसे होते हैं, इक्टोथर्म्स होते हैं। इसमें दो अभी लिखे हैं कि टाना फिश एक स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड इसलिए बोलते हैं कि उसमें आगे जो होता है ना, थुथुन जो होता है ना, वो तलवार जैसा नजर आता है, और एक टाना फिश है। ये दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड है तो मछली, लेकिन है कैसा, वार्म ब्लडेड है। फिर नीचे लिखे हैं कि कोल्ड ब्लडेड जो भी एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है, या और भी जो हो गया, क्योंकि फिश और किसको छोड़ देना है, बर्ड्स को छोड़ देना है, और मैमल्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है। फिश वगैरह भी कोल्ड ब्लडेड में आएगा, एक दो फिश को छोड़ देते हैं तो ये सब हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाते हैं। ठीक है, अब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है भाई? तो हाइबरनेशन को ही हम विंटर स्लीप कहते हैं और एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं। अर्थात विंटर के समय में, मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए उस समय इनएक्टिव हो जाना किसी एनिमल्स का क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। तो एनिमल्स का अधिक टेम्परेचर बढ़ जाने पर या घट जाने पर, कम हो जाने पर खुद को इनएक्टिव बना लेना क्या कहलाता है, ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कहलाता है। अगर टेम्परेचर कम होने पर हो, स्लीपिंग मोड, तब हाइबरनेशन, टेम्परेचर ज्यादा होने पर हो तब एस्टिवेशन। याद कैसे रखोगे, देखो दोनों को रख देना, लिख देना। कई बार एग्जाम में आएगा तो भुला जाओगे कि हाइबरनेशन विंटर स्लीप है कि एस्टिवेशन विंटर स्लीप है। तो क्या करना है, हाइबरनेशन लिख देना और एस्टिवेशन लिख देना। ठीक है, पीछे का अगर याद नहीं हो अक्षर, जो अल्फाबेट है याद अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, शब्द का हाई तो लिख ही सकते हो, ए ही तो लिख ही सकते हो। अब देखो एच पहले आता है कि ए पहले आता है अल्फाबेट में, ए अल्फाबेट में ए क्या होता है, पहले आता है, और एच क्या होता है, बाद में आता है। ए पहले, एच बाद में। अब पीछे लिख देना इधर एक साइड में विंटर और समर। ठीक है, स्लीपिंग तो दोनों तो स्लीपिंग है ना, या तो ठंड में या फिर गर्मी में। तो एक तरफ विंटर लिख दो, फिर समर लिख दो। कौन किसके साथ होगा देखो, आराम से हो जाएगा। अब एस पहले कि डब्ल्यू पहले, अगर एबीसीडी थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा, सब तेज विद्यार्थी हो, अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है। ये अलग बात है, कुछ लोग मुंह हट के बोलते हैं तो लगता है 32 बोल देते हैं। रियली में एबीसी में अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है। लेकिन कुछ जो तथाकथित टीचर्स के रूप में जो लोग हैं, उनको हम देखे कई बार वो मुंह हट के बोलते हैं, मतलब वो क्या जाने क्या बोलते हैं, आधा मुंह में बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश है। भाई हमको तो समझ में नहीं आता, हम तो भाई भारतीय इंग्लिश समझ में आता है हमको। खैर यहाँ आ रहे थे हम
तो आप जानते होंगे 26 अल्फाबेट होता है, तो 26 अल्फाबेट में एस पहले कि डब्ल्यू पहले? तो गधा भी होगा तो बताएगा एस पहले, अगर उसको एबीसीडी याद होगा। तो एस पहले, डब्ल्यू बाद में, ए पहले, एच बाद में। तो पहले वाला के साथ पहले वाला, बाद वाला के साथ बाद वाला, ठीक है। हाइबरनेशन में एच बाद में, डब्ल्यू विंटर में बाद में, तो बाद वाला के साथ बाद वाला, पहले वाला के साथ पहले वाला। हो जाएगा जी, दिमाग में बैठा लेना ऐसा। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। अरे समस्या होता था ये, हमको भी था कई बार जो है ना, हम कंफ्यूजन में हो जाते थे, हाइबरनेशन विंटर स्लीप कि एस्टिवेशन विंटर स्लीप। क्योंकि हम भी मैथ, हमारा बैकग्राउंड में मैथ था, तो हमको बहुत दिक्कत होता था। तब हम तकनीक लगाना शुरू किया कुछ कुछ का, और कई जगह पर लगाए हैं, जेनेटिक्स में भी, इसमें भी, हर जगह कई जगह लगाए हैं। और कुछ जगहों पर तो बच्चों को इसलिए नहीं बताते हैं कि बच्चों को लगे ये क्या बता देते हो यार, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये बहुत बढ़िया से हाइबरनेशन एस्टिमेशन में लागू हो जाता है। पहले वाला के साथ, बाद वाला के साथ, ठीक है। हम बहुत सारा तकनीक जो है ना इसमें यूज किए, बायोलॉजी को ठीक से नॉर्मलाइज करके अपने दिमाग में रखने के लिए। ये तो कई बार हमको समस्या हुआ है। रेस्टोरेंट में गए, अब पूछ की पुल, हमको समझ नहीं, लिखा हुआ वहां पर पुल, अब हमको याद नहीं कि पुल मतलब खींचना है कि ढकेलना है। कई बार समस्या हो गया हमको, तब बाद में हमको समझ में आया कि इसका जो है ना, बोल के आप समझ लो, पुल, पूस, पुल, पूस, पूस। देखो फोर्स डेवलप हो रहा है, पूस, पुल, मुलायम की बात कर रहे हैं, मतलब खींच लीजिए अपने तरफ, हम मुलायम है तो अपने तरफ खींच लीजिए, पुल। और पुश, ढकेल दीजिए, ताकत लगाइए। ऐसे करके बहुत ज्यादा हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो हमको समस्या होता था। रांची में, पटना में कई बार हम ऐसे देखे, वो शीशा का गेट लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ रहता था पुश या पुल। कई बार तो दोनों तरफ दोनों लिखा रहता है, लेकिन पुश और पुल रहता है एक तरफ खुलने वाला दरवाजा में। अब हम करें क्या, खींचे की ढकेले? तो पहले हम वही सोचते थे, पुश की पुल। हाँ, रांची में तो एक बार ऐसा हो भी गया, हमारा खाना खाने के लिए बैठ गए और वो बोला क्या चाहिए, हम वेज की नॉन वेज, वेज की नॉन वेज। हम बोले यार वेज की नॉन वेज, हम वेज मतलब क्या होता है, नॉन वेज मतलब क्या होता है, पूरा पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, उसमें वेज और नॉन वेज में फंस जाते थे हम। तब हमको वहां पर जो है बहुत कुछ, नॉन वेज मतलब वेजिटेशन नहीं है, तब समझ में आया वो मीट बोल रहा होगा, मीट, मुर्गा, अंडा वगैरह। और वेज मतलब वो पौधों का कुछ हो। तो खैर आपको ऐसा कुछ टेक्निक जो है ना लगाना पड़ेगा पढ़ाई को आसान बनने के लिए, या अपने आप को मजा लाने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम रटते रह जाएंगे। हाँ, और हम नहीं चाहते कि आप जो है ना रट्टू तोता बने। हाँ, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, हम दाना खाएंगे नहीं और फंसेंगे नहीं, और फंस जाते हैं, उसी में फिर गाते रहते हैं, उस जाल में फंसे हुए भी हैं और गा भी रहे हैं। ऐसा कुछ हम लोग को नहीं करना है। तो खैर जब हम विंटर में छिप जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, और जब गर्मी में छिपते हैं तो इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, कौन, हम नहीं, कुछ एनिमल्स का बात कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। अब बात करते हैं, यहां पर देखो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, एक हम टेबल बनाया है, बीच में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और एक तरफ फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर है, एक तरफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। देखो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सब डिग्री सेंटीग्रेड में है, ध्यान रखिएगा, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्रॉग का बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर 0 से नीचे हो जाए तो फ्रॉग बेचारा मर जाता है, नहीं तो 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री तक उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदा रहता है। 0 डिग्री से नीचे हो जाए तब जाके बेचारा जो है ना वो दम तोड़ देता है। लेकिन 0 डिग्री है और हमको वहां पर रखा जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम बार बार कहते हैं कि कभी भी आपके मन में निगेटिव भाव आए कि हमारा अब क्या होगा, मार्क्स कम आया 10th में, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमको बायोलॉजी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, हमारा क्या होगा, हमसे मैथ नहीं बन पा रहा है, तो आप ये सोचना प्रकृति ने आपको क्या दी है, देख लो। वातावरण का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री, लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री, मतलब काम करने में आपको उस समय भी दिक्कत नहीं है जिस समय आप 0 डिग्री में होंगे या उससे नीचे होंगे। प्रकृति ऐसी व्यवस्था आपको दी है, तो फिर आप हार क्यों मान लेते हो।
इस बार कम नंबर आया, अगला बार सबसे आगे हमारा नंबर आएगा। और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, पढ़ाई टेंशन का चीज नहीं है, पढ़ाई सीखने का चीज है, पढ़ाई नया आइडिया डेवलप करने का चीज है। पढ़ाई हमको क्या करता है, वातावरण में एडेप्ट करने में मदद करता है, न कि पढ़ाई आत्महत्या करने के लिए कहता है। अगर आत्महत्या करना पड़ गया तो ये ठीक नहीं है। छिछोरे पिक्चर हम देखे, हमको तो उसके नाम से लगा छिछोरे यार, जब नाम ऐसा है तो पिक्चर कैसा होगा, छोरे छिछोरे। हाँ, लेकिन जब उसको देखे तो उनको आइडिया समझ में आया कि रियली में पिक्चर कैसे बननी चाहिए, जो बच्चों को क्या करे, हकीकत बताए समाज का, जो बच्चों को ऐसा दिखाया है ना कि क्या हो सकता है। पिक्चर बने तो तारे जमीन पर बने, जो शिक्षकों को आईना दिखाए। हम जो शिक्षक हैं हमेशा बच्चों को क्या समझते हैं, थुथुर समझते हैं, बच्चों को कम दिमाग का समझते हैं। हम तो बार बार बोलते हैं कि अगर किसी बच्चा को कोई विषय समझ में नहीं आया तो बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि शिक्षक दोषी है। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था तब सुधरेगी जब जिम्मेवारी जो है बच्चों को समझाने की किसको होगी, शिक्षकों की होगी, न कि बच्चों की होगी। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, शिक्षक, क्योंकि उसके पास ऐसा इनोवेटिव आइडिया नहीं है कि बच्चा को समझा नहीं पा रहे हो। तारे जमीन पर जब हम देखे, उसके पहले हमको भी लगता था कि बच्चे जो है थुथुर है, लेकिन जब तारे जमीन पर देखे तो हमको समझ में आया अरे यार बच्चा थुथुर नहीं था, थुथुर तो हम तथाकथित शिक्षक लोग हैं जो बच्चे को समझा नहीं पाते हैं। उसके पास इतना जबरदस्त स्किल था कि वो बेचारे को अक्षर पहचानने में दिक्कत था, लेकिन जब वो फोटो बनाता था तो फोटो में क्या दर्शन था उसका यार। छोटा सा बच्चा चैंपियन हो जाता था, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं करते थे। उसको क्या करते थे, उसको रट्टा मरवाते थे, उसको हम क्या करते थे, उसको क्लास में फर्स्ट नंबर लाना चाहते थे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलनी पड़ेगी। इसलिए सरकार अगर ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाह रही है तो उसको साधुवाद है, धन्यवाद है। और आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है, कभी भी पढ़ाई को टेंशन लेके मत पढ़ना। टेंशन वो ले जिसको पेंशन मिलता है, मतलब जो बूढ़ा बूढ़ी हो गया है। और जितने नेता लोग हैं, जितने कामचोर लोग हैं, अधिकांश लोग जो है ना बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं, तो उनको टेंशन लेना है जिनको पेंशन मिलता है। हम लोग तो अभी पेंशन क्यों लें जब पेंशन का बात ही नहीं है। इसलिए हम लोग तो मजा लें। जब भी कोई प्रेशर हो, जब भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे बेझिझक पूछो और कोशिश करेंगे हम और आप मिलकर कि उसको कैसे समझने लायक बनाएं। ये अलग बात है कि आप रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। हम तो बच्चों को बार बार कहते हैं कि आपको हम समझा देंगे, 110% समझा देंगे। ये जिम्मेवारी आपकी होगी कि आप रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। कटोरा में पानी तो हम भर ही देंगे, अब उस पानी को रखना आपका जिम्मेवारी है। और उसको कैसे रख पाओगे, रिवीजन करना उसको। आज जो पढ़ा दिए उसको फिर से सुनिए, यूट्यूब में भी डाला हुआ है, आप देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्या हो सके, आपके बार बार वो आपके अति में आ जाए। जब जैसे यूट्यूब खोले वो चैनल आ जाए आपका, आप देखो उसको, आप रिवीजन करो। देखो भाई, याद मत करना, ना हम याद किए हैं न याद के लिए बोलेंगे। याद करके हम इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन हमारा बनाया हुआ डैम या रोड 25 साल में जर्जरा जाता है। और जो समझ के हम इंजीनियर बनेंगे, वो था ना आपका 3 इडियट, क्या पिक्चर था यार, हिला दिया पूरे को। हाँ, ऐसा कुछ पिक्चर बनाना चाहिए, ऐसे कुछ जो है पिक्चर होने चाहिए जो शिक्षकों को क्या करे, मार्गदर्शन करे। तारे जमीन पर जब हम देखे, करीब 17 बार अभी तक देख चुके हैं, 17-18 बार देख चुके हैं तारे जमीन को। आज जब भी देखते हैं ना तो आंख में आंसू आता है। हमको लगता है हम कितना गलत थे, कुछ बच्चों को कितना टॉर्चर किए थे। जब हम जो है ना इसको देखते हैं 3 इडियट्स, तो हमको समझ में आता है कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। उसका सीखने और समझने का जो है क्षमता अलग अलग होता है, ढंग अलग अलग होता है। उस ढंग को देखना और समझना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो गलती हमारी है, न कि बच्चों की है। खैर, हम यहाँ पर आ रहे थे, कहां पर, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में। थोड़ा सा जल्दी से चैप्टर खत्म करते। यहाँ पर बात कर रहे थे एनवायरमेंट का टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से लिखे हैं। फ्रॉग का टेम्परेचर देख लो, बढ़ता चला जा रहा है उसी हिसाब से जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में नहीं बढ़ रहा है, तो ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, वार्म ब्लडेड है। इसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, होम्योथर्म है, ये इधर फिक्स है, होम्योथर्म है। लेकिन इधर देख लो फ्रॉग में इसका बॉडी का टेम्परेचर बदलता जा रहा है एनवायरमेंट के अनुसार, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका पोइकिलोथर्म हो जाएगा और कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, कम बेसी हो रहा है। अब देखो, जब 20 डिग्री का
से ऊपर का टेम्परेचर जैसे ही होने लगता है तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है फ्रॉग। कब तक एक्टिव रहता है, करीब 35 डिग्री तक एक्टिव रहता है। 35 डिग्री से टेम्परेचर जब ऊपर बढ़ने लगता है, 40, 45, 50 जब होने लगता है तो फ्रॉग फिर से स्लीपिंग मोड में चला जाता है और वो उसका एस्टिवेशन कराता है। सर एस पहले, ए पहले, ठीक है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो जाए तो विंटर कहलाएगा, और विंटर जब होता है तो तब उस किस में चला जाता है, हाइबरनेशन में, WH, है ना, विंटर में W आया बाद में, H भी बाद में, विंटर हाइबरनेशन में चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 20 डिग्री से जब तापमान कम होता जाता है तो क्या होता है, जो भी आपके कोल्ड ब्लडेड है वो अपने आप को छिपा लेते हैं, और जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है 20 से ऊपर होता है तो फिर एक्टिव हो जाते हैं। फिर 40 से जब ऊपर होने लगता है तो आप 35 से जनरली ऊपर होने लगता है तो अपने आप को क्या करते हैं, छिपाना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है, वो अपने आप को फिजिकली बचाना चाहते हैं। उनको शारीरिक रूप से डर होता है कि हमारी एक्टिविटी, चूंकि 5 डिग्री में एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाता है, 10 डिग्री में एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाता है, तो उनका बॉडी का गतिविधि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगा। कल ही हम लोग पढ़े थे मेटाबॉलिज्म में कि आपने करीब 50 प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, पाथवे चलते रहते हैं हमेशा, और सब के सब 25,000 तरह के बोले थे ना, 25,000 तरह का बताए थे आपको। और वो जो आपके एक्टिविटीज थे, पाथवे थे, वो आपके एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होते थे। देखो कल का पढ़ाई से आज का पढ़ाई जुड़ रहा है। अब अगर नहीं कल वाला रिवीजन किए होंगे तब आज मुंह बनाएंगे यहाँ पर। हाँ, तो वो जो एंजाइम है 25,000 तरह के जो आपके एक्टिविटी को पूरा करवा रहा था, रिएक्शन को पूरा करवा रहा था, वो जैसे ही टेम्परेचर 20 से कम होता है वो इनएक्टिव होने लगता है, और जैसे ही 35 से ऊपर जाता है वो डीनेचर होने लगता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाता है और वो आपके आराम से अपने दुश्मनों के द्वारा, एनिमीज के द्वारा पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं, इसलिए वो छिप जाते हैं। इधर आते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर जब 15 से नीचे आता है या 15 से शुरू होता है तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, जबकि 20 से लेकर करीब कितना तक, 30 तक, 35 तक, ऐसे 30 ज्यादा अच्छा रहेगा यार, 35 नहीं बोलेंगे, 30 तक हमको अच्छा लगता है, प्लीजेंट महसूस होता है। तो 20 से जो 30 है, 10 डिग्री का जो ये है आपका, बहुत अच्छा लगता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 40 से जब हम ऊपर जाते हैं, 35 से जब ऊपर जाते हैं, 35, 40, 45, 50, तो हमको गर्मी लगने लगता है, बेचैनी महसूस होता है। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा सर तो एसी वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एसी अगर लगा लीजिएगा तो बॉडी का एडजस्टमेंट कम होगा, और जो अभी कोरोना है ना वो जल्दी ले जाएगा कोरोना। तो कोशिश यही कीजिए कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ खुद को ढालने का कोशिश करिए, और आपका कोल्ड भी सही है, आपका वार्म भी सही है, और मस्ती में प्लीजेंट में रहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर में जो संबंध है वो आपको हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में बताए हैं। इधर आप रैबिट, इधर आपका रैबिट रख सकते थे ह्यूमन के जगह पर, इधर आपका जो है ना किसी को भी रख सकते हैं वार्म ब्लडेड में, कोल्ड ब्लडेड में, जैसे फिश को रख सकते हैं, टाना, और उसको किसको, स्वॉर्ड को छोड़ के। आप इसमें यहाँ पर कौन रख सकते थे, रेप्टाइल्स में आपका स्नेक्स रख सकते हैं, हाँ लिजार्ड रख सकते हैं, वो सब में ऐसे वेरी करता है। तो हमको लगता है कि कुछ हद तक हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आप सब समझ गए होंगे, सब तेज बच्चे हैं। तो ये यहाँ के बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, और आगे जाने के लिए हमको लगता है समय अभी नहीं है, हम लोग इसके जस्ट आगे शुरू करेंगे। तो आगे दिन का क्लास के लिए अभी यहाँ छोड़ देते हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना